जानता हूँ आप। तो हम में से हर किसी को बहुत आभारी होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसने क्या किया। From the doctors, nurses, small, police constables, everybody strived to manage this. डॉक्टरों, नर्सों से लेकर पुलिस कांस्टेबल, हर किसी ने इसे मैनेज करने की कोशिश की है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। 1.3 अरब लोग, ये आदमी एक भाषा बोलता है, वो आदमी दूसरी भाषा बोलता है, दर्जनों भाषाएं हैं। आप हर किसी से एक भाषा में बात नहीं कर सकते। किसी संदेश को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनसे जिम्मेदारी से बर्ताव कराया जाए, यहाँ तक कि मास्क कैसे पहने। आप जानते हैं लोगों की समझदारी का स्तर ये है, लोग जेब में मास्क लेकर चलते हैं। उन्हें लगता है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस जैसा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ आपका मास्क कहाँ है, आप इतना करीब आ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पास है सदगुरु, मेरी जेब में है, ये मेरी हिप पॉकेट में है। मैंने कहा ये आपके कूल्हे पर काम नहीं करता, इसे आपको अपनी नाक पे लगाना होगा। मैं कह रहा हूँ इस तरह के देश में असरदार तरीके से किसी महामारी को कैसे मैनेज करना और सफलतापूर्वक उससे बाहर आना, एक ऐसी फलती फूलती अर्थव्यवस्था होना जैसी अभी हमारी है, छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, किसी एक ने नहीं, हर किसी ने कोशिश की है। छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक सभी ने कोशिश की है। हमें लगातार नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करते रहनी चाहिए। देश को सराहें। अगर आप प्रशासन को नहीं सराह सकते तो देश को सराहें। हम फिर से पैरों पर खड़े हैं, है ना? ये कोई छोटी बात नहीं है। जी हाँ सर, शायद मैं आपसे अनगिनत सवाल और पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि समय कम है। मुझे आपसे 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड के बारे में पूछना है जो आप कर रहे हैं, जो मुझे आकर्षक लगती है। विम हॉफ नाम के एक शख्स हैं, उन्हें आइसमैन कहा जाता है। वो प्राणायाम और योग के कुछ पहलुओं का इस्तेमाल मुख्य रूप से बहुत कम तापमान से निपटने के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया विम हॉफ और उनकी क्षमताओं पर ध्यान देती है और अक्सर भारत के सभी योगियों की योग क्षमताओं को अनदेखा कर देती है। मैं विम हॉफ को अच्छे से जानता हूं, मैंने उनसे बात की है, लेकिन मैं ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करने वाला। लेकिन 30,000 किलोमीटर कोई मजाक नहीं है। 100 किलोमीटर में आपकी पीठ दुखने लगती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बाइक पर 30,000 किलोमीटर शायद ये कैसा योगियों होगा। जैसी पीठ के लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा। How's that, huh? आपके सामने इस सफ़र के संदर्भ में दर्द पर आपकी राय क्या है? और आम तौर पर एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दर्द के ऊपर। दर्द कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप नहीं जानते कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपको थोड़ा दर्द दे सकता हूँ, आप जान जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक जीवंत हकीकत है जब ये आपको होता है। हेलो, क्या दर्द को मन से नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, दर्द शरीर में होता है। देखिए, मान लीजिए ये पानी 9 से 10 इंच गहरा है, ठीक है, 9-10 इंच गहरा होगा, लेकिन आप पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना चाहते हैं। अगर कोई दर्द ना होता तो आप ऐसा कर लेते? हाँ? अगर इससे आपका सिर फूट जाता फिर भी और कोई दर्द नहीं होता तो ढेर सारे लोग ऐसा करते। अभी एकमात्र चीज जो कम से कम आपको जीवित रहने के अर्थ में आपको समझदारी से बर्ताव करवाती है वो दर्द है। दर्द के बिना अधिकतर लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि जीवित कैसे रहना है। तो दर्द बहुत अच्छी चीज है, ये आपको मैनेज करता है। भावनात्मक दर्द भी? वो आप पैदा करते हैं क्योंकि आप ट्रैजिक हीरो बनना चाहते हैं। मी? नो। देखिए, सिर्फ शारीरिक दर्द अस्तित्व के रूप में सच है। जो दर्द आपके मन और आपकी भावनाओं में है वो आप पैदा करते हैं। आप खुद को दुख देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक व्यर्थ जीवन है। आपको गहन महसूस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता है। दर्द आपको गहन महसूस कराता है। आप मुंबई से हैं, सिनेमा की दुनिया से हैं। मैं कह रहा हूं दर्द के बिना कोई गहराई नहीं है, है ना? कोई कलाकारी नहीं। देखिए, लोगों को लगता है कि वो गहन हैं क्योंकि वो दर्द में हैं। नहीं, आप दर्द को गहराई समझने की गलती कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये भारी मात्रा में आए तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है? ये आपको बर्बाद कर देगा, ये जीवन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दर्द, हाँ या ना? मनुष्य बर्बाद हुए हैं, जरूरी नहीं कि किसी तलवार या बंदूक से। वो बस अपनी ही भावनाओं और विचारों के कारण खुद को टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। ज्यादा लोग किसी की तलवार या बंदूक की बजाय खुद ही खुद को नष्ट कर रहे हैं।
अपने ही मन की तेज धार का इस्तेमाल करते हुए, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कुछ बुनियादी चीज़ों को गलत समझ लिया है। आप नहीं जानते कि क्या असली है और क्या नहीं, क्या अस्तित्व की दृष्टि से सच है, क्या शारीरिक तौर पर सच है, क्या मनोवैज्ञानिक रूप से सच है। आपने इसे खो दिया है, आपने इसकी सीमाएं खो दी हैं। अगर आप इसे खो देंगे तो आप जो भी करें उससे दर्द होगा। मुझे एक चीज़ बताइए जिससे लोग दुखी नहीं हैं। एक चीज़ बताइए। देखिए, अगर वो गरीब हैं तो वो अपनी गरीबी से दुखी हैं। अगर आप उन्हें अमीर बना दें तो वो टैक्स से दुखी हो जाते हैं। हाँ, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो उससे दुखी हैं। उन्हें स्कूल में डालो, वो उससे दुखी हो जाते हैं। शादी नहीं हुई है, उससे दुखी हैं। शादी करा दो, बात ही मत कीजिए। बच्चे नहीं हैं, वो उससे दुखी हैं। बच्चे दे दो, रोज का दुख। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे आप जीवन के हर पहलू से दुखी हैं। तो हम आपको मृत्यु दे देते हैं, ओह वो उससे भी दुखी हैं। तो दुख जीवन के हालातों के कारण नहीं है। दुख इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि खुद को मैनेज कैसे करना है। आप नहीं जानते कि अपने मन, अपनी भावना, अपनी ऊर्जा, अपने जीवन को कैसे मैनेज करें। आप नहीं जानते कि मैनेज कैसे करना है, तो सब कुछ दुख बन जाता है। शारीरिक दर्द एक अलग चीज़ है। शारीरिक दर्द किसी संपर्क या बीमारी या चोट या किसी चीज़ के कारण होता है। उसमें बेशक हमें देखना चाहिए कि अपने जीवन में उसे कम से कम कैसे रखें। मच्छर आपको काटता है, ठीक है, लेकिन आपको भालू से कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उससे बचना चाहिए। आप बाइक की सवारी के दर्द को क्यों झेल रहे हैं? ऐसा आपका मानना है कि ये दर्दनाक है। ये रिस्की है, दर्दनाक नहीं, रिस्की। एक चीज़ ये कि मैं सर्दियों में बाइक चला रहा हूँ। यूरोप की सर्दी, उत्तरी यूरोप की सर्दी, जहाँ बर्फबारी हो रही है। शायद सड़कें बर्फीली हैं। बर्फीली सड़क पर दोपहिया चलाना कोई मजाक नहीं है, ये रिस्की है। फिर मैं अरब आ रहा हूँ, जहाँ तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच में है। मैं वहाँ बर्फ़ की तरह पिघल सकता हूँ। फिर मैं भारतीय मानसून के चरम पर भारत आ रहा हूँ। क्यों? मेरे जैसा कोई आदमी क्यों? मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरा ख्याल रखेंगे। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, सबसे रोमांचक जगह जो आपके दिमाग में आती है, अगर मैं कहूँ कि मैं एल्प्स माउंटेन में रहना चाहता हूँ, लोग मेरे लिए वहाँ घर बना देंगे। मेरी जेब में $1 भी होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं हिमालय में रहना चाहता हूँ तो कोई मेरे लिए एक बढ़िया सी जगह बना देगा। अगर मैं कहूँ कि मैं समुद्र में रहना चाहता हूँ तो कोई मेरे लिए एक बड़ा सा यॉट खरीद देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से आराम से जी सकता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी युवा लोग ये समझें, अगर हम ये अभी नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछतावा होगा। और आपका ये जनरेशन Z लेबल कम से कम आधी आबादी के लिए सच हो सकता है। अगर पूरी आबादी के लिए नहीं तो आधी आबादी के लिए सच हो सकता है। आप मुझे जहाँ भी रख दें, क्योंकि मैं कभी आराम के पीछे नहीं गया। मैं जंगलों में सोया हूँ, मैं पेड़ों पर सोया हूँ। मुझे सिर से पाँव तक कीड़ा मकोड़ों ने काटा है। आप जानते हैं, मैं जंगल में रहने के 2-3 सप्ताह बाद वापस आता तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे, सिर से पैर तक कीड़ों के काटने की वजह से। आप मुझे पहचान नहीं सकते, मेरा चेहरा ऐसा हो जाता था। पर मुझे दुख नहीं हुआ, तो मैंने कभी आराम नहीं चाहा, इसलिए मैं कभी दुखी नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक बहुत ही दिलचस्प और तीव्र जीवन जिया है। और जीवन का मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ के साथ इसकी अदला बदली नहीं करूँगा। आप मुझे कुछ भी दे दें, आप मुझे सोने का पहाड़ भी दे दें, मैं उससे भी नहीं बदलूंगा। हाल ही में मैं अमेरिका में लॉस एंजल्स में था। एक शख्स आया और मुझसे मिलने की इच्छा जताई। उसके पास कुछ दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन थी। मैंने कहा किस बारे में? वो बोला हमारी ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ वो प्रेजेंटेशन करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखाइए क्या है। फिर वो प्रेजेंटेशन के साथ आया और दिखाया वो सब चीज़ें जो यूट्यूब पर हैं। इन सारी चीज़ों, चैनलों, प्लेटफॉर्म पर वो सब जो हैं, सारा हिसाब किताब उसने दिखाया। सदगुरु, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये सारी सामग्री पैकेज कर सकता हूँ। और आज इसकी कीमत लगभग $2.7 अरब है। मैं इसके लिए आपका पैकेज बना सकता हूँ और आपको कुछ अगले सालों में इतने पैसे दिला सकता हूँ। I said, what do I do with $2.7 billion? Get me 8 billion people, that's what I'm looking for.
मैंने कहा मैं 2.7 अरब डॉलर का क्या करूँगा, मुझे 8 अरब लोग दिला दीजिए, मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी। मिट्टी बचाओ अभियान के लिए मुझे 3.5 अरब लोग दिला दीजिए, काम हो जाएगा, वो कीजिएगा। अगर आप मुझे 25 लाख अर्थ बडीज दिला दें तो मैं आपको राइड पे ले जाऊँगा, मोटरसाइकिल पर। आपकी पीठ नहीं दुखेगी, मेरा विश्वास कीजिए। चुनौती स्वीकार की। हाँ बिल्कुल। सद्गुरु धन्यवाद। शायद सिर्फ एक आखिरी स्वार्थी सवाल, क्योंकि मुझे हर समय ये मौका नहीं मिलता। क्या आपके पास कोई सलाह है मेरे लिए या इस शो के ज़रिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए? मैं जानता हूँ कि इन सवालों से आपको एक तरह से इसका सार मिल गया होगा, लेकिन मेरी टीम और मेरे लिए कोई आखिरी सलाह? देखिए, हर पीढ़ी को उन चीज़ों के लिए याद किया जाता है जो वो करते हैं, है ना? देखिए, अभी 15,000 साल बाद हम अब भी आदि योगी की बात कर रहे हैं। क्यों? आपको लगता है क्योंकि वो लंबे और खूबसूरत थे या ऐसा कुछ? No, we're talking about him because of the offerings that he made to us, which is still relevant to us, isn't it? You remember a human being through history. नहीं, हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें उपहार दिए वो अब भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, है ना? आप किसी इंसान को इतिहास के जरिए याद करते हैं क्योंकि उसने कुछ भयानक किया हो, फिर आप उसे गलत तरीके से याद करते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो हमारे जीवन के लिए अब भी फायदेमंद है। एक पीढ़ी के रूप में हमारे पास ये अवसर है, ये एक बार मिलने वाला अवसर है। अगले 10 से 15 साल के समय में अगर हम अभी अगले 1-2 साल में नीतिगत बदलाव ले आए तो ये स्वाभाविक रूप से असर दिखाएगा। अगले 10 से 15 साल में हमें एक ऐसी पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जिसने दुनिया को बदल दिया। वो नीचे की ओर एक विनाशकारी जगह पर जा रही थी और हमने उसकी दिशा बदल दी। हमें उसके लिए याद किया जाएगा। आपको मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे परवाह नहीं है आप मुझे याद करें या ना करें। लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आपके बाद आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें? मैंने कहा, अगर वो सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि वो बुरा जीवन जी रहे हैं, ठीक है? अगर वो मेरे मरते ही मुझे भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि मेरा काम सफल रहा, वो अच्छा कर रहे हैं, वो बढ़िया जी रहे हैं। आपको हमेशा लगता है कि लोग कृतज्ञता के कारण भूलते हैं। नहीं, वो खुशी है जो लोगों को भुला देती है। पता है, जैसे एक बहुत ही बुद्धिमान महिला ने कहा है, वो उसकी 2 जुड़वा बेटियां थीं, उसने उनकी शादी कर दी, वो अलग अलग दिशाओं में अपने हनीमून के लिए गईं। एक लड़की जो बहुत प्यारी अच्छी लड़की थी, उसने कभी संदेश नहीं भेजा, कभी चिट्ठी नहीं भेजी, कुछ नहीं। 2 महीने हो गए, उसने कोई संदेश नहीं भेजा। दूसरी लड़की हर दूसरे दिन वो संदेश भेजती थी, माँ को फ़ोन करके बात करना चाहती थी। तो किसी ने आकर पूछा, आपकी लड़कियाँ कैसी हैं? उसने कहा, संदेश न भेजने वाली लड़की के बारे में कहा, एक वाकई ठीक है, दूसरी लगता है उसके पति के साथ कुछ परेशानी है, ठीक है? जो खुश है वो पलटता नहीं है, जो वाकई आगे और तेजी से बढ़ रहा है रियर व्यू मिरर में नहीं देखेगा, ठीक है? तो मैं याद नहीं रखा जाना चाहता। एक पीढ़ी के रूप में यह संभव है। देखिए, उदाहरण के लिए इस देश में आज भी हम हमेशा आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, ठीक है? वो पीढ़ी इस देश के लिए लड़ी। शायद अगर आप वहाँ होते तो आप भी लड़े होते, ये एक अलग बात है, लेकिन आप वहाँ नहीं थे, कोई लड़ा। हम हमेशा उन्हें याद करते हैं, है ना? हमेशा याद करेंगे। 75 साल हम अब भी उन्हें याद करते हैं। I'm telling you, even if it's 500 years. मैं आपको बता रहा हूँ, 500 साल बाद भी हम उन लोगों को याद करेंगे जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, हाँ या ना? इसी तरह अभी सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं, हम कई रूपों में इसे सामने लाएंगे। कितने रूपों में हम आपदा की कगार पर हैं, पर हमारे पास उसे पलटने का मौका है। आपको जाकर मिट्टी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी आवाज़ ऊंची और स्पष्ट करनी है कि पर्याप्त लोग मतलब दुनिया के 60% मतदाता वर्ग को आवाज़ उठानी चाहिए। 3.5 अरब लोगों को 100 दिन तक मिट्टी की बात करनी चाहिए, 21 मार्च से 100 दिनों तक। ऐसा कीजिएगा, मैं ये पक्का करूँगा कि दुनिया की हर सरकार मिट्टी से जुड़ी नीतियों को अपनी नीति व्यवस्था में शामिल करे। मैं ये करूँगा क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी व्यवस्था है। UN एजेंसियाँ हमारे साथ में हैं। मैं आइवरी कोस्ट में 170 देशों को संबोधित करते हुए COP15 में बोलने वाला हूँ। हम ये करेंगे, लेकिन लोगों को साथ होना चाहिए। If people don't care
अगर लोग परवाह नहीं करते तो सरकार कुछ क्यों करेंगी? क्योंकि सरकार सिर्फ लोगों के जनादेश को असर में लाने के लिए है ना? अगर लोगों का जनादेश इन चीज़ों के बारे में नहीं है तो वो इस असर में क्यों लाएंगे? ये जिम्मेदारी आपकी है। अपना वाईफाई और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, उससे मदद मिलती है। धन्यवाद सद्गुरु, नमस्कारम। आपको प्रणाम करता हूँ और एक बार फिर ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।